नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बालाकोट में आतंकी अड्डों पर भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के सबूतों को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। इस सब के बीच पहले दिन से ही सबूत होने का दावा करने वाली भारतीय वायुसेना ने सरकार को सही निशाना लगने के कई अहम सबूत सौंप दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सबूत साबित करते हैं लक्ष्य सही नहीं लगने की बातें फिजूल हैं। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने 12 पन्नों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें सरकार को सौंपी हैं। वायुसेना की रडार तस्वीरों से भी जैश के ठिकानों पर सही निशाने की पुष्टि हुई है। सरकार को जो सबूत सौंपे गए हैं उनके मुताबिक वायुसेना के बम लक्ष्य को भेद कर फटे, जिनसे वहां भीतरी नुकसान हुआ। बमों ने बिल्डिंगों की छतों को छितराया और कंक्रीट के भीतर तक घुसकर बम फटे। 80% बमों ने लक्ष्य पर ही निशाना लगाया। इन बमों की वजह से बालाकोट में निशाने वाली जगह पर जमीन भी झुलस गई। अब सवाल यह है कि इन सबूतों की जो बात हो रही है, क्या उन सबूतों को सार्वजनिक किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और कुछ विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो भारतीय वायुसेना पर सवाल खड़ी कर रही हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में भी उबाल आ गया। इसलिए दंगल में आज हम सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या बालाकोट स्ट्राइक के सबूत सरकार देश के सामने रखेगी? क्या बालाकोट के सबूत मांगना देश की सेनाओं पर दबाव डालना या उनका अपमान करना है? सबूत होने के सेना के दावे पर आखिर देश के नेताओं को भरोसा क्यों नहीं है? स्ट्राइक के सबूतों का क्या सरकार चुनावी फायदा लेना चाहती है? और बालाकोट पर भारत में जो राजनीति हो रही है, क्या उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। अब कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि साहब यहां के सेना के जवान जब वहां पर गए थे, एयरफोर्स के पायलट गए थे प्लेन लेकर, तो कितने लोगों को मारा? बहनों भाइयों, यदि हमारे पायलट वहां पर गए थे अपनी फाइटर प्लेन लेकर, तो क्या बम गिराने के बाद उनको वहां रुकना चाहिए था और वहां पर यह गिनती करनी चाहिए थी कि कितने मरे? 1 2 3 4 5। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बहाने चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से सबूत का जितना हल्ला उठ रहा है, सत्ता पक्ष उतने ही जोर से पलटवार में जुटा है। विपक्ष को जवाब देने में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बेहद आक्रामक है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, रात 3:30 बजे मच्छर बहुत थे तो मैंने हिट मारा। अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं? सेना के पूर्व कमांडर वीके सिंह सिर्फ यही नहीं रुके। आप पूछते रहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका फायदा क्या है? चले जाओ वहां पर। बल्कि बढ़िया तो ये था कि एयरफोर्स के जहाजों के साथ चले जाते, वो बम के साथ आपको भी भेज देते, वहां पे जाके गिन लेते, वापस आ जाते। बालाकोट स्ट्राइक पर यह पलटवार कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के बयानों पर है, जो स्ट्राइक को नकारने के विदेशी मीडिया के दावों को देश की सेना और सरकार पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। उधर बीजेपी पुलवामा को दुर्घटना बताने वाले दिग्विजय सिंह को घेर रही थी कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भी पुलवामा को दुर्घटना कहा था। सुरक्षा में चूक नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी, और उस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना जो संदेश है वो बताया है कि सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। इस खुलासे के बाद दिग्विजय और मजबूती से दुर्घटना वाले अपने बयान पर कायम है। सर, पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है सर? बात करनी आतंकी हमले को, और आप क्या कहेंगे? सियासत की ये जंग यहीं थमेगी ऐसा नहीं लगता। चुनाव में इसका मुद्दा बनना तय है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान हैं। जीवीएल नरसिंह राव बीजेपी का पक्ष रखेंगे और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, ताकि दोनों पार्टियों की राय, विपक्ष की राय, सरकार की राय इस मामले में सीधे सीधे तौर पर साफ होकर पूरे देश के सामने आ जाए। जीवीएल नरसिंह राव,
आज एयरफोर्स ने सबूत सरकार को सौंप दिए। ये सूत्र बताते हैं कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। सरकार देश को दिखाएगी सबूत क्या? ने रोहित जी, मैं अपनी पार्टी का और अपना राय मैं प्रकट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व को मालूम है, देश के हर नागरिक ये मानती है। सिर्फ विपक्षी दलों को लगता है उनके साथ कोई दुर्घटना घटी है और इसलिए इस प्रकार की छोटी ओछी राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता ने, देश के एमईए के सेक्रेटरी ने पहले दिन, फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट में बताया था, हमने उन जिन टारगेट्स को हमने चुना, उन टारगेट को पूरी तरह हमने तबाह कर दिया और उसमें बड़े पैमाने पर आतंकियों को और उनके ट्रेनर्स को, जिहादों को हमने मारा है। यह देश की सरकार के द्वारा एक पहले दिन ही इस प्रकार की जानकारी दी गई। उसके बाद आईएएफ के चेयरमैन, आईएएफ के प्रमुख ने कहा है, आईएएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमने जो टारगेट को हम चुने थे हम उन्हीं को हिट किए हैं, पूरी तरह नष्ट किए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के उनके तरफ से इस प्रकार का साहस करना, सेना पर सवाल उठाना, क्या वो पेड़ उखाड़ने गए हैं, पर्वत उखाड़ने गए हैं, इस प्रकार का बयान देना, क्या यह सेना की अपमान नहीं है तो क्या है? तो आप बयान देते हैं हम सेना के साथ हैं और एक औपचारिक बयान देने के बाद सेना पर आप वार करते हैं। एनटीआरओ के रिपोर्ट में मैंने आपके चैनल पे ही देखा है, मीडिया में इसकी खबर है। तो आप केवल और केवल सवाल पूछने के बहाने पर आप पाकिस्तान के उन एजेंसियों की और पाकिस्तान की विदेश मंत्री की काम आ रहे हैं। वो आजकल केवल कांग्रेस की नेता की गुणगान कर रहे हैं। अपने मीडिया की इंटरव्यूज में पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने सबूत दे दिया, कांग्रेस हमारी बात बोल रही है। वहां जनरल बाजवा बोल रहे हैं हमारे भाई सिद्धू ने हमारा कांड कर दिया भारत में। तो हमें नहीं लगता है, हम भारत की सेना ने अपना पराक्रम का परिचय दिया है। एनटीआरओ के रिपोर्ट के बारे में भी मीडिया में खबर है और पूरी पराक्रम के साथ हमने काम किया है। हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं 26/11 के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पहले कांग्रेस की नेता को, प्रवक्ता को उनके लिए माफी मांगने के लिए कह दीजिए। हमें किसी को कोई प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ बड़ी सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि फोटोज आपके पास आ गए हैं सरकार के पास, क्या आप लोग उसको देश के सामने रखेंगे? जो मौजूदा माहौल बन गया है उसमें सेना पर सवाल है, नहीं है, सेना का अपमान है, नहीं है, सेना का मनोबल टूटा, नहीं टूटा, इसके लिए भी तो आधा घंटा हम लोग बात करेंगे आगे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, सामने रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप बता देते कि नहीं रखेंगे, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नाराज नहीं रोहित जी, मैं नहीं, आपके सब लोग नाराज हो रहे हैं। ये निर्णय पीयूष गोयल कहते हैं कि देशद्रोही है जो ये सवाल पूछ रहे हैं। वीके सिंह कहते हैं कि मच्छर है, हमने मार दिए। बिल्कुल है, बिल्कुल हम ऐसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो पार्टी भारत की जनता के काम नहीं आ रही है, जो पार्टी भारत की सुरक्षा से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, जो पार्टी दुर्घटना अपने साथ हुई ऐसे मान रही है, जब आतंकी वहां मारे गए, आतंकी के प्रमुख चेहरा मसूद अजहर के भाई खुद कहते हैं, उनके बयानों में उन्होंने कहा कि हमारे बहुत बड़ी पैमाने पर हमारे आतंकी हमारे अड्डों पर अटैक किया है। मतलब ये दिग्विजय सिंह को हो क्या गया है? कम से कम अपने दोस्त की बात तो मानते। हफीज सईद, मसूद अजहर, वो सब उन्हीं के दोस्त रहे हैं अतीत में, उनके बहुत प्रशंसा करते रहे। तो क्या ऐसे क्या बात हुई, उनसे ज्यादा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं आजकल, केवल कुरैशी की काम आ रहे हैं। सर आप रेटोरिक में जा रहे हैं, मैं केवल तथ्यों पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। चलिए खैर, ये आपका चॉइस है सर, आप किस दिशा में चीजों को ले जाना चाहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी अपनी बात रखिए, क्यों सेना पर सवाल उठा रहे हैं भाई आप लोग? वो कह रहे हैं कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं रोहित जी, आप ही के माध्यम से काफ़ी सम्मानपूर्वक मैं उनकी बात सुन रही थी। मैं बस यहाँ पे ये कहूँगी, सेना पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है और सरकार पे सवाल उठाना एंटी नेशनल नहीं होता है, एक पेट्रियाटिक एक्ट होता है और हर सरकार से सवाल पूछा जाएगा जो जनता की प्रतिनिधि जीत कर आई है और प्रतिनिधित्व कर रही है।
तो इन लोगों को ये भ्रम फैलाने का जो काम हो गया है कि कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा उसको देशद्रोही कह देना और ये कहना कि सेना से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो जानते हैं हमारी सेना वही है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और वक्त आएगा तो पाकिस्तान के 10 टुकड़े भी कर देंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारी सेना का हमेशा मनोबल ऊंचा रहा है, इससे कम नहीं होता। और किसी तरीके से ये जो पेश करने का काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहती हूँ, आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जिस दिन ये टेरर अटैक हुआ था उसके बाद ये स्ट्राइक हुई थी, पूरी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर उसका स्वागत किया था, एयरफोर्स को बधाई दी थी। आंकड़े कहाँ से आना शुरू हुए? आंकड़े फॉरेन सेक्रेटरी ने भी आकर नहीं दिए थे। उन्होंने कहा हाँ टारगेट को अटैक किया है, हिट किया है और भारी संख्या में वहाँ पे चोट पहुँची है। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया था। आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? डिफेंस मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा है, सोर्सेज के जरिए पहले मीडिया को फीड किया जाता है। 450, 500, 650 आंकड़े आते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये आंकड़े देते हैं, फिर उसके बाद इनके अनगिनत नेतागण आकर देते हैं। उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। हर राजनीतिक मंच से पुलवामा की बात होती है। मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी अगर मनोबल की बात है और सेना की बात है, तो सेना का मनोबल अगर कोई गिरा रहा है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और मैं बताती हूँ कैसे। जब शहीदों की तस्वीरें चुनावी रैली में आने लगती हैं, सजने लगती हैं और प्रधानमंत्री वहाँ से बोलते हैं तो दुख होता है। दुख तभी भी होता है जब हम देखते हैं कि वो जब पिंटू कुमार की शहादत होती है, पटना में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली करते हैं, पर कोई भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके लिए समय नहीं निकालता है। दुख तभी भी होता है जब साक्षी महाराज उनकी जब शव यात्रा जा रही होती है, तब जाकर ठहाके मार रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्दनाक हैं और सवाल जनता पूछेगी। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आज आज़ादी के बाद इतना साला RDX आकर वहाँ पे बम विस्फोट हो जाता है, CRPF के रूट पे हो जाता है, ये सरकार क्यों हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही? तो सवाल हमारे सरकार से है और बार बार ये भ्रम फैलाने का काम ना करें कि हम सेना पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने जो लास्ट में कही है, पुलवामा में इतना विस्फोटक आ गया, आज आपने इतना ही कहा, 300 किलो नहीं कहा। अमूमन हर दिन 300 किलो बोला जा रहा है उसको। मेरा सवाल यह भी है कि जब आप लोगों ने 300 किलो विस्फोटक को सही मान लिया कि 300 किलो आ गया था RDX, तो 300 आदमी मरने को भी सही मान लेते, टीवी पे चला था। तो देखिए हम तो वही कह रहे हैं भाई। नहीं, हम तो उम्मीद कर रहे हैं रोहित जी कि 3000 आतंकी मरे हों। हम तो बस ये कह रहे हैं जो स्पेशल इंफॉर्मेशन अमित शाह के पास आई है, जो कि ना ही CCS के हिस्सेदार हैं, ना कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ना कोर कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी के भागीदार हैं, उनके पास राजनीतिक मंच से ये आंकड़े देने की कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, और अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स उनको दी जा रही है, उनका क्या अधिकार क्षेत्र बनता है? से सुना हो, कल राजनाथ सिंह ने और VK सिंह ने दोनों ने कहा कि NTRO से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक अनुमान हम दे सकते हैं। ये अनुमान रोहित जी अब इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं रोहित जी, हम संतुष्ट हैं, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ NTRO की रिपोर्ट कब से इन्होंने कोट करना शुरू किया? जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आंकड़ा दे चुके थे। NTRO की तो बात 2 दिन से चल रही है। पिछले 14 तारीख से लेकर 14 के बाद जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद ये आंकड़े आए चले जा रहे हैं। कभी सूत्रों के हवाले से आते हैं, कोई एक सीनियर जर्नलिस्ट कहती है 650, हाईली रिलायबल सोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज टोल्ड हर 650। तो NTRO की रिपोर्ट अगर आपके पास थी, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश को भी अपडेट करें? अगर देश को नहीं तो सारी राजनीतिक दलों की, जैसे आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वहां पे बाकायदा आपसे ये सवाल पूछा गया, मेरे ख्याल से डेरेक ओब्रायन जी ने ये सवाल पूछा था TMC से कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है? तो वहां पे भी मना किया। एयरफोर्स चीफ ने भी 2 बार मना कर दिया। तो अगर ये स्पेशल सीक्रेट्स इनके चुनावी मंचों से आ रहे हैं, तो ये क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंफॉर्मेशन बीजेपी को लीक कर रही हैं? ठीक है, या उनसे बीजेपी उनसे लीक करवा रही है? ठीक है, चलिए मैं इस पर बुनियादी सवाल है जिसका जवाब चाहिए। आपकी बात का जवाब ले लेता हूं GVL से, ये बताते हुए कि वापस जब आऊंगा तो आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू ये लिखते हैं कि हम आतंकियों को मारने गए थे, पेड़ों को गिराने नहीं, तो वो सेना का मजाक उड़ाना है या नहीं है? लेकिन उसके पहले GVL जो सारी बातें उन्होंने कही हैं उस पर जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बात तो सच है कि आंकड़े गिनाना तो आपकी पार्टी ने पहले शुरू किया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, उन्होंने कहा 250 मर गए, किसी और ने कहा 280 थे, फिर किसी और ने कहा कि 300 थे।
एक आंकड़े को स्टिक भी नहीं कर पाए। अगर एक आंकड़ा था तो कम से कम उस पर स्टिक ही कर जाते। रोहित जी, जो मैंने कहना चाहा आपने पहले ही कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब पेड़ की और पर्वत की बात किया है, क्या वो सेना के अपमान नहीं था? क्या ये पहली बार कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की आपकी ये नीति ऐसे ही रही है, आपकी नीयत साफ नहीं है। यदि पहली बार होता है इस प्रकार का बयान कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसको कोई गलती भी मान सकते थे, बट लेकिन एक साजिश है ये, क्योंकि पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तब भी आपने क्या ऐसे ही बयान नहीं दिए थे? पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक्स को नकारने का काम क्या आपके नेता ने नहीं किया था? क्या संजय निरुपम ने भारत की सेना का तब अपमान नहीं किया था? सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए इस प्रकार का बयान दिया था, नहीं दिया था? उस समय क्या सेना की प्रमुख को क्या सड़क का गूंडा कहा था? आपके नेता नहीं कहे थे? कहने के बावजूद क्यों राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं? तो आपकी नीयत में खोट है। आप सेना के विरोधी रहे हैं। आप जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, इस देश में सबसे बड़ा हमला, क्या दिग्विजय सिंह उस समय इस प्रकार के बयान नहीं दिए थे कि इसके लिए पाकिस्तान की एजेंसियां या पाकिस्तान की आतंकी जीवीएल उसका खामियाजा भुगत रही है ना उनकी पार्टी आज की तारीख में। भारत की संस्था अगर उन्होंने कुछ ऐसे मिसएडवेंचर किए, आप कांग्रेस का खामियाजा उनकी पार्टी आज भुगत रही है। आपको नहीं लगता? नहीं रोहित जी, कांग्रेस का हाथ सर पाकिस्तान के साथ, सर कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये बार बार आपने खुद इसके सबूत प्रमाण दिए। जीवीएल साहब प्लीज, आप मैं बार-बार कह रहा हूं तथ्यों पर रहिए। आप रेटोरिक पे जाना चाहते हैं, ठीक है, आप नारा लगा लीजिए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। चुनाव तो आपको नहीं से लड़ना है, पाकिस्तान में जाके लड़ रहे हैं क्या चुनाव उनके साथ? आप प्लीज सर समझिए इस बात को। जीवीएल आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो देश में सरकार चला रही है। आप मुझे कह दीजिए हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप तथ्यों पे रहिए ना, आप रेटोरिक में क्यों जा रहे हैं? मुझे केवल ये बता दीजिए कि अमित शाह जी के पास 250 का आंकड़ा कहां से आया? फिर वीके सिंह और राजनाथ सिंह ने उसको 280 क्यों कर दिया? याद दिला रहा हूं अरे भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, आपके जरा बयान मैं याद दिला दूं। चलिए ठीक है भाई, दिलाइए, आप एक दूसरे को बयान याद दिलाइए। इसके बयान पुरानी आदत रही है इस पार्टी की। ठीक, प्रियंका जी अब आप ही बयान याद दिला दीजिए उनको, यही कीजिए आज। नहीं, मुझे बयान नहीं याद दिलाने, मुझे ये ध्यान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यापारी ज्यादा जोखिम उठाते हैं एज कंपेयर टू हमारे सैनिक। ये कहा हुआ स्टेटमेंट है, एक चुनावी रैली में ही कहा हुआ स्टेटमेंट है। ऐसे ही जनरल वीके सिंह ने तो बकायदा सिटिंग आर्मी चीफ को डाकू बता दिया था। जनरल वीके सिंह को तो बड़बोला बात करने की आदत है, सब जानते हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर ये जानते हैं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्मिष्ठा देवी हैं एक और गीता देवी हैं, उनके नाम से ये परिचित हैं? मैंने जो बयान दिया था शर्मिष्ठा देवी से आप परिचित हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर्स हैं? आपने आप बताया, आप गीता देवी या शर्मिष्ठा देवी को जानते हैं? आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप उनके शहीद पति की फोटो तो अपनी चुनावी रैली में लगा लेंगे, पर उनके सवालों का जवाब आप कभी कतई नहीं देंगे। आप तो जानते भी नहीं होंगे कौन है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, उनके शहीद परिवार उनके परिवार में परिवार के जो शहीद हुए हैं उनकी फोटो प्रधानमंत्री चुनावी रैली में लगा लेंगे, पर वो जब सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देंगे, उसको आप कह देंगे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। अरे भाई साहब, अच्छा एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए। राहुल गांधी रो रहे हैं। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी। राज्यसभा के ऐसे एमपीज हैं थोड़ा शांति तो रखिए। अरे प्रियंका जी थोड़ा सा प्लीज, आप भी रुकिए। जीवीएल साहब आप भी रुकिए, वो भी राज्यसभा के जीवीएल साहब ठीक है, मान लिया अच्छा देशद्रोही है, लेकिन बात तो सुन लीजिए। ठीक है जीवीएल साहब, देखिए प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी राहुल गांधी नमूना नहीं? प्रियंका जी प्लीज प्लीज, प्रियंका जी अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, आप थोड़ा सा शांत हो जाए एक बार, उसके बाद तो उनसे कहूंगा कि आप भी शांत रहें थोड़ा सा। एक एक करके बोलूंगा ना, दोनों को एक साथ बोलूंगा तो फिर। जीवीएल साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से, आप देश पे सरकार चला रही पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप राज्यसभा के सांसद हैं, जो कि अपर हाउस कहा जाता है इस देश का। सर कम से कम तथ्य तो रखिए सर प्लीज। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैं नहीं जानना चाहता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। अगर दिग्विजय सिंह ने कल दुर्घटना कहा तो आपके उप मुख्यमंत्री उससे पहले दुर्घटना कह चुके हैं उसी चीज को, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कल दिग्विजय सिंह पर इतना जोरदार हमला कर दिया।
सर सवाल ये नहीं है, मैं जवाब दूं? सर सवाल ये मैं है, जवाब देता हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले जीवीएल साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि या तो नंबर बताना बंद कर दीजिए, और अगर नंबर बताते हैं तो फिर इसके लिए तैयार रहिए कि लोग पूछेंगे कि साबित कीजिए कैसे नंबर आएंगे। नहीं रोहित जी सबसे पहले दुर्घटना, जब केशव प्रसाद जी के आप उनके बयान को सुनेंगे, अभी सुनवाया इस सर, घटना के लिए अभी सुनवाया, बदले, अब सुनवाइए प्लीज, जरूर सुनवाइए। अब यदि आप सुनाएंगे तो मैं वेट करूंगा, नहीं अभी तो सुनवा मैं चुका हूं, बोलूंगा, एक बाद में बार सुनाइए। आपके सवाल पूछने से पहले सुनवा चुका हूं, पहले रिपोर्ट में सवाल वो सुनवा दिया उनका बयान हमने। उसमें उस बयान में उन्हें जो आपने सुनाया उसमें क्या था? उसमें यह था जो ये दुर्घटना रही, इसके बदले लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बदला क्या? दुर्घटना के लिए बदला लिया जाता है। ये दुर्घटना इसलिए लिए जाने की बात कही उन्होंने क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। साहब दुर्घटना केवल तो दोनों शब्द स्थिति पर में मत दुर्घटना ही जाइए। रहेगी ना। क्या नहीं, दुर्घटना नहीं रही मौर्य है। कहेंगे तो वो पर लेकिन दुर्घटना overall आतंकी हमला हो आप जाएगी, उनके statement- और दिग्विजय आप पूरे सिंह कहेंगे statement को- दुर्घटना है तो वो मजाक हो जाएगा पूरे सेना का। स्टेटमेंट नहीं, लेकिन बदला क्या? दुर्घटना के लिए बदला लिया जाता है किसी को? रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए आप किसी आतंकी संस्था से बदला लेंगे क्या? आप उस शब्द को शायद शब्द का प्रयोग ठीक नहीं था, बट लेकिन उनकी पूरी बयान और भावना सही थी। आपने पहली सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया कि हमारी अगुवाई में सेना को इतनी मजबूती मिली कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके वीडियो दिखाए ना 2 साल बाद, इसका भी दिखा दीजिए। क्या सोच रहे हैं? तो है आपके पास? देखिए इस देश में ऐसे पार्टियां हैं रोहित जी, मैं जो जवाब पाकिस्तान देना चाहती के हूं, काम और आना बगैर चाहते इनके हैं। बीच में देखिए- बोलने का अनुमति इनको नहीं दी हाँ जाए। जब मैं भी प्रियंका कुछ जी, बात प्रियंका जी, करूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। मैं इनके बीच आवाज में डाउन बोलती कर नहीं, देंगे, ये बोलते चले जाते हैं। अगर बीच में बोलेंगे तो आवाज डाउन कर रोहित जी, देंगे, मैं मुझे- वादा कर रहा हूं। पूरी करने बाद उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। जी वेल पूरा कीजिए। प्रियंका जी बात सुन लीजिए उनकी, क्योंकि जवाब तो उसी से देना है ना। ईयरफोन निकालिए मत प्लीज, बोलिए जी वेल पूरा कीजिए जल्दी। दोबारा एक बार दोहराइए, अपना सवाल दोहराइए। आप अपनी बात खुद ही उलझ गए, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरा सवाल तो बहुत पीछे रह गया था, आपका जवाब चालू था, सतत चालू था, बिना ब्रेक के चालू था। वो घटना जो उन्होंने दुर्घटना का शब्द प्रयोग किया, लेकिन उनके पूरे बयान और वक्तव्य को सुनेंगे, उन्होंने उसको आतंकी घटना उन्होंने करार दिया, उसके लिए बदला लेने की बात की, उसके लिए प्रधानमंत्री को, चलिए मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूं, उसके पहले आपको सुनवा देता हूं ताकि आप भी सुन ले, प्रियंका जी भी सुन ले और देश की जनता भी सुन ले कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब दुर्घटना कहा था तो वो दुर्घटना देश पे हमला थी, और दिग्विजय सिंह ने जब दुर्घटना कहा तो वो सेना का मजाक कैसे हो गई। जरा सुन लीजिए केपी मौर्य का बयान। नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी, और उस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना जो संदेश है वो बताया है कि सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। बोलिए प्रियंका जी, अब बोलिए। और जीवीएल साहब उम्मीद करूंगा आप सुनेंगे, उनको बीच में नहीं बोलेंगे, आपको अच्छा ना भी लगे तब भी बोलिए। वीएलएन राव बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैंने तो उनसे बस सीधा सवाल पूछा था। गीता देवी और शर्मिष्ठा देवी के नाम से ये परिचित नहीं होंगे, पर उनके जो परिवार में शहीद उनके पति हैं, उनकी फोटो लगाए बगैर प्रधानमंत्री आजकल कोई चुनावी रैली नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है, उन दोनों महिलाओं ने, उन्होंने यही तो कहा है कि आप तो वो पार्टी थी जो 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात करती थी, तो आज जो बालाकोट में हुआ है तो हमें भी तो दिखाएं क्या हुआ है, हम भी जानना चाहते हैं क्या कार्रवाई की गई है। तो वो इस समय पे उनको वो एंटी नेशनल लगेंगे क्योंकि सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। पर मैं यहाँ पर फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, बार बार कह रहे थे हफीज सईद इनका दोस्त, मौलाना मसूद अजहर इनका दोस्त। भाई साहब कुछ अपना इतिहास याद कर लें। मौलाना मसूद अजहर को बाकायदा आज हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनको पाकिस्तान छोड़कर आए थे। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम में हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हुए इंतजार करते रहे कि सरकार कोई निर्णय लेगी। 1800 जवान शहीद हो गए थे। आप शायद भूल जाते हैं लाहौर बस यात्रा के बाद आगरा समिट, आप भूल जाते हैं कारगिल की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती चली गई और हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। आप भूल जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बात किया था कि बम और गोली के बीच में बातचीत नहीं हो सकती है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जैसे ही चुनकर आते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता देते हैं, आईएसआई को न्योता देते हैं, आईएसआई से कहते हैं आइए पठानकोट को इन्वेस्टिगेट करिए। अमित शाह बाकायदा कहते हैं कि हमें पूरा पाकिस्तान पे भरोसा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। अब तो वो हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हफीज सईद से गले लगकर आपके जो मुख्य एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वेद प्रकाश वैदिक, वो लगकर आते हैं। तो आप यहाँ पे आकर
पेट्रियोटिज्म की दुहाई ना दें। और आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने ना ही कोई योगदान दिया होगा देश की आज़ादी की लड़ाई में, ना ही 1971 में आपने कुछ काम किया होगा, ना ही अभी आकर कारगिल से लेकर अभी आपने ऐसा कुछ काम किया होगा। अच्छा प्रियंका जी, एक बात तो बता दीजिए, हाँ ये सरकार ने बहुत काम किया है। आपको सबूत चाहिए क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई उसके? मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझे तो एयरफोर्स पे पूरा भरोसा है। हमारे एयरफोर्स चीफ ने आकर देश के सामने ये कहा है कि जो हमारा टारगेट था उसको हमने अटैक किया है और जो हमारा एम था वो हमने अचीव किया है। और हम शुरू से ही उनको सराह रहे थे कि आज अपनी जान की बाजी लगाकर उनके ही लैंड में जाकर उनको कार्रवाई कर आए हैं, ये सराहनीय है। ये बिल्कुल 1971 की याद दिलाता है कि अगर 1971 में हम इनके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो अगर ये आतंकी हमले खत्म नहीं होते हैं हम 10 टुकड़े भी कर आ सकते हैं। इतने जाबाज हमारी एयरफोर्स है। मैं ये अर्थ निकालूं कि राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल और नवजोत सिंह सिद्धू को बुला के डांटा होगा कि आप लोग सबूत क्यों मांगते घूम रहे? देखिए, मेरे पार्टी अध्यक्ष के ऊपर कोई नेता नहीं है और पार्टी अध्यक्ष ने बाकायदा हर बार एयरफोर्स की तारीफ की हो या उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर कहा हो कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो सेना की शहादत हुई है, हमारे सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई है, जो भी कार्रवाई की जाएगी, बदले की कार्रवाई की जाएगी, उसमें हम समर्थन देंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने कहा है। पर सरकार से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि जब आपके साथ सारी देश एक साथ खड़ा हुआ था आप उसको राजनीतिकरण करेंगे। क्या अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन के पोस्टर्स लगाकर अपने नेताओं के पोस्टर्स लगाएंगे और उनकी जाबाजी जो हुई है एयरफोर्स की उसका श्रेय खुद ही लेकर पूरे चुनावी मंचों पे आपसे सहमत हूं, उस पे इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन एक सवाल और पूछ रहा हूं, जब राहुल गांधी ने ये लिख दिया था कि हम साथ खड़े हैं तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कपिल सिब्बल अगले दिन से सबूत मांगने लगेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू अगले दिन से कहने लगेंगे हमारी सेना पेड़ उखाड़ के आई है वहां पे। हमें भी उम्मीद नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता कि आप ही का नुकसान कर रहे हैं ये लोग जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कपिल सिब्बल जी हो या नवजोत सिंह सिद्धू जी हो, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जो लिखा है, पर कांग्रेस पार्टी का स्टांस जो है बहुत स्पष्ट है। हमें अपनी सेना हो, एयरफोर्स, वायुसेना हो, नेवी हो, सब पे पूरा भरोसा है, सीआरपीएफ हो। पर हाँ, सरकार से ये भी सवाल पूछना बनता है कि आज जब पैरामिलिट्री यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट चल रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जहाँ कह रहे हैं उनको पेंशन भी समय पे नहीं दी जा रही है, जरा उनकी भी सुनवाई कर लेंगे रादर देन बस ये बात करना, येडुरप्पा जैसे लोगों की तरह बात करना कि 45 शहीद हुए हैं, हमने जवाब में कार्रवाई की है और हमें सारी 22 की 22 सीट कर्नाटका से मिलने का योग्य है। वही उनके उत्तराखंड के मुखिया बोल देते हैं। तो इस तरीके का जो राजनीतिकरण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष में जो है मैं जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होती है देश को जवाबदेही देने की। कांग्रेस विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी भलीभांति निभाई है, चलिए अब समर्थन देकर जीवीएल के पास जा रहा हूं। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, मैं जीवीएल के पास जा रहा हूं ये सवाल, लेकिन एक आपसे और पूछ लेना चाहता हूं, कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस अपने कुछ लोगों के माध्यम से कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना चाहती है? हमारे ना ही कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन है, ना ही किसी तरीके का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। अजीत डोभाल के इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर जवाबी कार्रवाई से लेकर उसके बाद शहीद हुए और 21 जवानों की कार्रवाई को लेकर कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इन मुद्दों को ध्यान में लाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। जीवीएल नरसिंह राव, अब मुझे ये बता दीजिए कि कंफ्यूजन आप भी तो कम क्रिएट नहीं करते हैं। आपके नेता अलग अलग मंचों से जाके अलग अलग नंबर देते हैं। एक भाई साहब तो सेना की कमीज पहन के निकल जाते हैं चुनाव प्रचार में, दूसरे फोटो लगा लेते हैं अभिनंदन की विंग कमांडर की अपनी चुनाव रथ की गाड़ी के ऊपर। तो या तो खुल के बोलिए कि भाई हमने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए कराया जिसका आरोप लग रहा है कि सामने चुनाव खड़ा है, या फिर उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए चुनाव के प्रचार के दौरान। या रोहित जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब बाद में देता हूं। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा उसका जवाब दे। बीच में कोई टोकेंगे नहीं है? नहीं, वो भी नहीं टोकेंगे। आपने नहीं टोका तो वो भी नहीं टोकेंगे। तो देखिए, ये कांग्रेस का पूरी तरह पाकिस्तानीकरण हुआ है। कैसा हुआ है मैं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगे बट लेकिन वास्तविकता वही है। जैसा कांग्रेस कहते आई है कि हम अलग हैं, सरकार अलग है, सेना आतंकी अलग हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यहां आतंकी भारत में करते हैं। मतलब हाफिज सईद से, मसूद अजहर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बट लेकिन पूरी तरह उनको समर्थन देते रहते हैं। यही कांग्रेस में राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी पाकिस्तान की सरकार की तरह अच्छे बातें कहते हैं और इन सबको हाफिज सईद और मसूद अजहर की तरह खुले छूट दिए हुए ताकि ये जाकर के आतंक मचा सके। ये वास्तविकता है। और
इस प्रकार की जनता समझ रही है। जनता को मालूम है कांग्रेस आने परिवार है, परिवार से बड़ा कांग्रेस में कुछ नहीं है। ये किसी दिन किसी नेता ने कांग्रेस के नेता को अनाप शनाप शब्द कहा, उनको पप्पू करके कहीं व्हाट्सएप पे लिखा, उनको तुरंत पार्टी से हटाया गया। और आज सेना की अपमान करते हैं सिद्धू, और लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तभी आपको पार्टी से हटा दिया जाएगा, सेना को आप जाकर के जलील कर सकते हैं। इस प्रकार की छूट है। ये पूरी तरह पाकिस्तानीकरण है कांग्रेस का। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए हैं, ये प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को भारत में आग्रह किया है, तो एक अपने दायित्व को निभा रहे थे। पूरे विश्व को बताने के लिए हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हम पहल कर रहे हैं। हमने पूरी प्रयास किया है, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने आतंकी हरकतों से बाज नहीं आई थी, इसलिए हमने कार्रवाई किया है। पूरे विश्व हमारे साथ खड़ा है। तो ये कूटनीतिक पूरे कूटनीतिक प्रयासों में वो भी एक हिस्सा था। वो एक भारत की प्रधानमंत्री की अपनी दायित्व निभा रहे थे। और जहां तक आपके सवाल है, इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सेना के पराक्रम के लिए और जो कांड सेना ने जो स्ट्राइक किया है, पूरी तरह क्रेडिट सेना को ही देते हैं। बट लेकिन सेना के पीछे सरकार खड़ी है, आपकी सरकार भी थी। 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल फॉली होमी वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से, मनमोहन सिंह जी से उनसे कहा कि हम इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। बट लेकिन मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिए, क्योंकि आपकी नेतृत्व में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पुलवामा के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि आपको पूरी तरह हमारी सरकार की तरफ से समर्थन है, मना कर रहा है? जो उचित कार्रवाई ये करिए। जीवीएल साहब, इससे कौन मना कर रहा है कि सरकार ने कदम नहीं उठाया? इससे कौन मना कर रहा है कि सेना को कार्रवाई करने की छूट नहीं मिली? इससे कौन मना कर रहा है कि आपने एक मजबूत स्टांस लिया? सवाल मेरा बड़ा सीधा सा था कि आपने कार्रवाई की तो उनके फोटो लगा के घूमेंगे क्या आपने चुनाव रथों पर? तो फिर आप शेख अल बिन नायान का भी लगा लीजिए कि हमने कूटनीति में मदद ली है, फिर तो इमरान खान का भी लगा लीजिए और डोनाल्ड ट्रंप का भी लगाइए अपने चुनाव रथ पे तस्वीर के कूटनीतिक दोस्त हैं हमारे, इन्हीं के नाम पे हम वोट मांगेंगे। नहीं रोहित जी, मैं इसे देखिए, अभिनंदन आपके लिए हीरो है, मेरे लिए है, ये राहुल के लिए भी हीरो हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह के भी हीरो हो सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के भी हो सकते हैं। बट लेकिन वो तो कुरैशी को मान रखे हैं, वो इमरान खान की गुणगान गा रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो इसमें खोट हमारी कहां है? हमने कहा है कि अभिनंदन की तारीफ कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है? आप अपने रैलीज में सेना का पराक्रम का आप उसका गुणगान नहीं गा सकते? क्या हमने कोई रोक लगाई? ओके, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है आपके खिलाफ? कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी चाहे तो अभिनंदन के पोस्टर अपने चुनाव रथ पे लगा सकती है, कांग्रेस पार्टी भी चाहे तो शहीदों की तस्वीरें अपनी चुनावी रैली में लगा सकती है, जैसे आप प्रधानमंत्री की रैली में लगा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, बताइए भाई, आप लोग क्यों नहीं लगाते जो इनको आपत्ति कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप भी लगा लीजिए। देखिए, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है। जिस तरीके से कहते हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि आर्मी की जो मेहनत है और हमारी सेना की जो मेहनत है, उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बन चुका है। और बल्कि विपक्ष को भी कह रहे हैं आप भी अपनी चुनावी रैलीज में इस्तेमाल करिए। आज यहाँ पे आपको शर्मिष्ठा देवी और गीता देवी के नाम नहीं पता है। ये वो परिवार हैं जहाँ पे मातम बने हुए हैं, उनके पति शहीद हो गए हैं क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर आपकी सरकार की तरफ से हुआ है। सरकारी एजेंसीज पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं दे पाई थी, जिससे सीआरपीएफ जो 2500 का कॉन्वॉय जा रहा था, उनके पास सैनिटाइज भी नहीं किया था रूट प्रोटोकॉल के अनुसार। ये देश की सच्चाई है। और रही बात, आप कहते हैं 26/11 के बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, अगर आपकी सरकारी डेटा में देखूं तो सरकारी डेटा बताता है जब से आपने सरकार बनाई है जम्मू और कश्मीर में और केंद्र में 260% आतंकी हमले बढ़े हैं। 97% हमारे सैनिक शहीद हुए हैं आतंकी हमलों में। आपने जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे साथ हो चुका है, फिर से पुलवामा हो चुका है,
हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो जवाबी कार्रवाई करेंगे वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के अनुसार होगी, वो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के हिसाब से राजनीति को लाकर, और जब राजनीति सर पर हो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उसके अनुसार नहीं हो सकती है। National security cannot become the basis of political point scoring and gaining votes. यही हम आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी देश के लिए है, उस पर राजनीति करने के लिए नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। और ये जस्टिफाई करना कि आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर वोट मांग सकते हैं, आपके जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो महाराष्ट्र के सारे न्यूज़पेपर्स में फुल पेज एड्स अपने प्रधानमंत्री से लेकर अपने सारे महाराष्ट्र के मंत्रियों के साथ पुलवामा के अटैक्स के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है उसके बारे में कर सकते हैं। वो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है हमारे पास कि सेना की शहादत का सम्मान ना कर कर अपनी राजनीति चमकाने में लगी पड़ी हुई है। बोलिए जीवीएल, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं रोहित जी। कौन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक हमारे ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक बड़ा हिस्सा है? क्या आतंकवाद को रोकना, नहीं, क्या आतंकवाद के साथ लड़ना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? जब उसमें आप सक्षम और सफल साबित होते हैं, क्या आपके सरकार के उपलब्धियों में क्या गिना नहीं जाता है? क्या इस सरकार ने कड़े कदम उठाए, पाकिस्तान को विश्व में अलग थलग किए? हमने एक बदले कार्रवाई करने का, हमने पूरे विश्व को हमारा साथ मिला। क्या यह सरकार की कामयाबी नहीं है? क्या हमने पूरी तरह हमारे सैनिक बलों का समर्थन किया, साथ दिया, उनको जिस प्रकार की प्रोटेक्शन की जरूरत थी जो आपने नहीं किया हमने उपलब्ध कराया? क्या यह सरकार की काबिलियत नहीं है? तो इसलिए आप उनके तो यह सरकार क्यों नहीं देश देखिए, सरकार की जिम्मेदारी मैं आपसे काम है सरकार का। रोहित जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक बहुत गंभीर सवाल। नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट दिया तो आप सैनिकों के फोटो लगा लेंगे चुनाव की गाड़ी पे? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप आज तक पे भी लगाइए। हर कोई अपना, अरे हमने हमारे सेना का सम्मान में, लेकिन हम सभी ये बता दीजिए, सेना राजनीतिक इस्तेमाल की चीज है? हम ये मान लें आपकी सरकार ने नया एक खोल दिया दरवाजा? नहीं, एक राजनीतिकरण करने का काम अब विपक्ष दल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सबने कहा, आपके चैनल में आकर के कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोलते रहे कुछ दिनों तक कि हम सब सेना के साथ हैं, तब हमने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की थी, ना कि उन्होंने किया है। बट अचानक उनकी तरफ से इस प्रकार की क्या मजबूरी रही है? क्यों हुआ है वहां सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में? वो कहते लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है दुर्घटना उनके साथ हुई है। अब मसला यह है प्रियंका चतुर्वेदी, चाहे वो युद्ध 1971 का रहा हो, चाहे वो 65 का रहा हो, जय जवान जय किसान का नारा चुनावी रैली में ही दिया गया था। शास्त्री जी किसी फ्रंट पे नहीं गए थे जहां से उन्होंने यह नारा दिया था। तो इस बात को तो आप भी नहीं नकार पाएंगे कि इस्तेमाल तो युद्धों का, सेना के शौर्य का राजनीति के लिए होता रहा है पहले भी। नहीं रोहित जी, पर आप तो ये बात जरूर मानेंगे कि जय किसान जय जवान का नारा कोई राजनीति के हिसाब से नहीं, वो लोग जो सेवा कर रहे हैं देश को लेकर और हमारी सरकारों की क्या जिम्मेदारी है उसका ध्यान दिला रहे हैं। इसमें राजनीति कहां से हो गई? अगर हम कहते हैं हमारे किसान की जय हो, हमारे जवानों की जय हो, कोई नारा चुनाव में गढ़ा जा रहा है, तो चुनाव नारा गढ़ा जाता है ना मैडम। एक मिनट 2014 का चुनाव आपको भी याद होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पूरा फायदा उठाने का काम किया था। बहुत सारे लाल आंख, 56 इंच छाती, बम और गोली के बीच में हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये तक कहा गया था। दाऊद को खींच कर लाएंगे, मौलाना मसूद अजहर को लेकर आएंगे और हफीज सईद को लेकर आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं सबने देखा है। देश में 260% आतंकी हमले बढ़ना एक बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। देश ये भी नहीं भूल सकता है जिन्होंने जवानों का नाम ले लेकर उनके जो सबसे बड़े डिफेंस बजट काटे हों, 65 साल में जो सबसे कम बजट दिया होगा इन्हीं की सरकार ने दिया होगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि टीए और डीए सरकार ने इनका काटा है? क्या ये सच्चाई नहीं है? आप ही की ग्रुप मैगजीन है जिसने लिखा था आर्मी इज ब्रोक, तो ये और खुद के इनके जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो मुरली मनोहर जोशी जी की थी, इन्होंने पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दी थी क्योंकि इनकी सच्चाई उजागर कर रहे थे। क्या इनकी सेना को लेकर इनके काम रहे हैं? सच्चाई ये है कि सेना के लिए काम कम हुआ
पर उस पर राजनीति इन्होंने ज्यादा की है और पूरे 5 साल की है। और जब भी ये सवालों के घेरे में आए हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को आगे रखकर, सेना को आगे रखकर सारी जवाबदेही से मुक्त हो गए हैं। तो आपको कोई अभी भी लगता इनसे है पूछे, कि सरकार सेना से को पूछे, आगे रखकर सरकार अगर चुनाव में जाएगी तो सरकार को फायदा मिल जाएगा, आप लोग पिछड़ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। देखिए देश की जनता जब वोट देने जाती है, वो इस उम्मीद पे देने जाती है कि जो चुनावी वादे किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं। अब आप किसानों की बात कर लें, जब ये जय किसान करते हैं, अब किसान भाई बहन भी कहते हैं कि हमारा नाम ले लेकर कितने आप वोट पालोगे। आज खुद उनके परिवार से, शहीद परिवारों के घर से आवाज उठ रही है कि क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी के वादे को, जब 1 सर के बदले 10 सर लाने का बात हुई थी। अब जब गरीब घरों में आप लोग नौकरियां नहीं देते हैं तो वो लोग भी सवाल पूछेंगे। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे और उनको नहीं मिलती है, वो सवाल पूछेंगे। कोई इस बात पे नहीं जाएगा कि हाँ हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, हमारा आतंक सब खत्म हो गया। आपकी बात करें, नहीं खत्म हुआ। जीवीएल से ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी जीवीएल। रोहित जी, बुलेट प्रूफ जैकेट तक आपने नहीं दिया है। किस प्रकार के उनकी रक्षा आपने की, देश की जनता जानती है। 40 साल से लंबित 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए हमने पिछले 3-4 साल में 35,000 करोड़ रुपए हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों के लिए दिया है। 35,000 करोड़। आपने कुछ 500 करोड़ का उनका अलॉटमेंट करने का नाटक किया था केवल 2014 में। तो असली सेना की रक्षा और उनके पराक्रम का पहचान हम करते हैं, देश की जनता करती है। वह दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस उनके खिलाफ आवाज उठाती है। तो यदि आप कहते हैं कि हम सेना का सम्मान करते हैं, तो ये भी कहिए हम भारत की सेना का सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं शक हो जाता है, क्योंकि आपके बयानों को पाकिस्तान की सेना ज्यादा उसके प्रमुखता से मानती है और प्रमुखता से उसका प्रचार करती है। और आप अपने नेता, ये सवाल बार बार उठेगा कि नंबर देना किसने शुरू किया, और अगर नंबर देना शुरू किया तो फिर सामने वालों को मौका मिलेगा कि अगर आप गिन के आए हैं तो फिर हमें उसकी तस्वीरें भी दिखाइए। तस्वीरें दिखा देंगे तो हो सकता है वो ये भी कहें कि उनकी लाशें भी दिखाइए, क्योंकि ये लड़ाई जो एक बार शुरू हो गई है, सामने चुनाव खड़ा है, खत्म होने वाली नहीं है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने नफे के लिए देश की सेना के मनोबल पर इस तरीके से शर्मनाक सियासत नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप बने रहिए आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।